हेलो फ्रेंड्स, बुक अवेयर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इमीडिएट एक्शन बुक के बारे में। ईशान हमेशा से एक टैलेंटेड इंजीनियर था। कॉलेज में उसके प्रोजेक्ट्स को प्रोफेसर सराहते थे और दोस्तों के बीच वो एक टेक जीनियस माना जाता था। लेकिन जॉब लगने के बाद जैसे उसकी लाइफ एक अलग ही जोन में चली गई थी। डेडलाइंस पास आती और वो खुद को एक्सक्यूजेस देते हुए पाता। अभी मूड नहीं है, कुछ नेटफ्लिक्स देख लेता हूं, या फिर यार कल से पक्का स्टार्ट करूंगा। धीरे धीरे ये हैबिट बन गई और उसे समझ नहीं आ रहा था क्नॉइस की आखिर वो इतना टाल मटोल क्यों करने लगा है। मंडे मॉर्निंग थी और उसकी ईमेल में एक एजेंट प्रोजेक्ट का रिमाइंडर पड़ा था। क्लाइंट को अगले हफ्ते तक फाइनल रिपोर्ट चाहिए थी, लेकिन ईशान ने अभी तक उसे प्रॉपरली स्टार्ट भी नहीं किया था। उसने लैपटॉप खोला, कुछ देर स्क्रीन को घूरा, फिर उठा और किचन में कॉफी बनाने चला गया। कॉफी बनाते बनाते उसे याद आया कि उसे अपने पुराने कॉलेज फ्रेंड्स के मैसेजेस का रिप्लाई भी करना था। फिर इंस्टाग्राम खोल लिया, मेमेस देखे और 1 घंटे तक बस स्क्रॉल करता रहा। जब उसे रियलाइज हुआ कि वो कितना टाइम वेस्ट कर चुका है, गिल्ट से उसका मूड खराब हो गया। यार मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, पहले तो ऐसा नहीं था। उसने खुद से कहा। उसने इंटरनेट पर प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में पढ़ना शुरू किया और एक आर्टिकल में लिखा था, अंडरस्टैंड द रीजंस बिहाइंड योर प्रोक्रास्टिनेशन बिफोर ट्राइंग टू ओवरकम इट। ये लाइन पढ़कर वो सोच में पड़ गया, क्या सच में कोई रीजन है जिसके कारण वो इतना टाल मटोल कर रहा है। उसने सेल्फ एनालिसिस शुरू किया। सबसे पहले उसने नोटिस किया कि कुछ टास्क्स उसे बोरिंग लगते, जैसे डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क। उसे कैलकुलेशंस, कोडिंग और प्रॉब्लम सर्विसिंग पसंद था, लेकिन रिपोर्ट्स बनाना और क्लाइंट प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर करना उसे बहुत डर लगता था। दूसरा रीजन उसे और भी ज्यादा सरप्राइजिंग लगा। उसे डर लग रहा था कि अगर उसने जल्दी काम खत्म कर लिया और कुछ गलती निकली तो लोग जज करेंगे। व्हाट इफ माई सोल्यूशन इज नॉट परफेक्ट। उसे अपने पुराने एक्सपीरियंसेस याद आए, जब उसके बॉस ने उसकी रिपोर्ट्स में छोटी छोटी मिस्टेक्स पकड़ी थी। तीसरा रीजन था उसका परफेक्शनिज्म। वो चाहता था कि हर काम बेस्ट पॉसिबल वे में हो, लेकिन इसी चक्कर में उसे स्टार्ट करने से पहले ही प्रेशर महसूस होने लगता था। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में परफेक्ट नहीं हुआ तो ये डर उसे एक्शन लेने से रोक रहा था। उसने ये सब पॉइंट्स अपने डायरी में लिखे और सोचा, अब मुझे इन इश्यूज को फिक्स करना पड़ेगा, वरना मैं ऐसे ही स्टक रहूंगा। उसने अपने बारहस्त ईशान को कॉल किया, जो उसकी इंडस्ट्री में ही काम करता था लेकिन बहुत डिसिप्लिन था। भाई, तुझे कभी ऐसा फील होता है कि तेरा काम इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन फिर भी तेरा मन नहीं करता उसे स्टार्ट करने का? ईशान हंसा, अरे ये तो हर किसी के साथ होता है, बस डिफरेंस ये है कि कुछ लोग इसे समझकर कंट्रोल कर लेते हैं और कुछ लोग इसे हैबिट बना लेते हैं। तो फिर तू कैसे हैंडल करता है? सिंपल, मैं पहले आइडेंटिफाई करता हूं कि मुझे किस काम से परेशानी हो रही है, फिर उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। सबसे पहले वो आसान पार्ट करता हूं जिससे मोमेंटम बने। ईशान को ये आइडिया अच्छा लगा। उसने सोचा कि अगर वो पूरे रिपोर्ट प्रिपरेशन को एक ही बार में करने की सोचता रहेगा तो ऑब्वियसली उसे ओवरवेलमिंग लगेगा। अगर वो इसे छोटे स्टेप्स में बांटे, पहले सिर्फ डेटा कलेक्ट करे, फिर रफ ड्राफ्ट बनाए, फिर उसे रिफाइन करे, तो शायद काम आसान लगेगा। नेक्स्ट डे उसने एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। सुबह उठते ही सबसे पहले उसने रिपोर्ट ओपन की और बस 5 मिनट के लिए डेटा ऑर्गेनाइज करने लगा। कुछ ही देर में उसे महसूस हुआ कि उसका रेसिस्टेंस कुछ कम हो रहा है। फिर उसने सोचा, चलो बस एक पैराग्राफ ड्राफ्ट कर लेता हूं, और वो भी हो गया। उसका डर धीरे धीरे कम होने लगा। उसे समझ आया कि सबसे मुश्किल पार्ट होता है काम स्टार्ट करना। एक बार स्टार्ट कर लिया तो मोमेंटम खुद ब खुद बिल्ड होने लगता है। अभी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी, लेकिन कम से कम उसे समझ आ गया था कि प्रोक्रास्टिनेशन सिर्फ लजीनेस नहीं होती, उसके पीछे कुछ डीपर रीजंस होते हैं। उसने डिसाइड किया कि वो धीरे धीरे अपनी इस हैबिट को कंट्रोल में लाएगा। अभी उसके सफर की शुरुआत ही हुई थी। ईशान को अब समझ आ गया था कि उसका प्रोक्रास्टिनेशन सिर्फ आलस नहीं था, बल्कि उसके दिमाग में भरा हुआ क्लटर था जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। क्नॉइस लेकिन अब भी वो पूरी तरह उस पैटर्न से बाहर नहीं निकल पाया था। कभी कभी फिर से वही पुरानी आदतें पकड़ लेती। काम करने बैठता, लेकिन बीच में कोई नया थॉट आ जाता और वो दूसरी चीजों में भटक जाता। उसे अब एक और चीज क्लियर हो रही थी, सिर्फ एक्सटर्नल चीजों को मैनेज करने से कुछ नहीं होगा।
उसे अपने दिमाग का क्लटर भी साफ करना होगा। एक शाम जब वो अपनी डेस्क पर बैठा था, उसने गौर किया कि उसके आसपास कितना सारा फिजिकल क्लटर पड़ा था। पुराने बिल्स, आधे लिखे हुए नोट्स, पिछले साल के कॉन्फ्रेंस के ब्रोचर्स, कुछ रैंडम पेपर्स, सब कुछ यूं ही फैला हुआ था। क्नोइस से याद आया कि एक बार उसने कहीं पढ़ा था कि एक्सटर्नल क्लटर मेंटल क्लटर को बढ़ा देता है। उसने फैसला किया कि सबसे पहले वो अपनी वर्क स्पेस को साफ करेगा। वो उठा, एक बड़ी सी खाली बॉक्स ली और जो भी चीज उसे जरूरी नहीं लगी सब उसमें डालने लगा। कुछ चीजें रखनी जरूरी थी, लेकिन उनका कोई प्रॉपर प्लेस नहीं था। उसने सोचा कि यही तो उसकी पूरी लाइफ में भी हो रहा था। कुछ इंपॉर्टेंट थॉट्स थे, लेकिन वो इधर उधर बिखरे पड़े थे, जिसकी वजह से उसकी क्लैरिटी खराब हो रही थी। जब उसका डेस्क साफ हो गया तो उसे एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन महसूस हुई। पहली बार उसकी टेबल पर सिर्फ लैपटॉप, नोटबुक और एक कॉफी मग रह गए थे। फिर उसने सोचा कि सिर्फ फिजिकल क्लटर ही नहीं, उसके दिमाग में भी बहुत सारी अनफिनिश्ड चीजें भरी पड़ी थी। कुछ ऐसे काम जो उसने शुरू तो किए थे लेकिन कभी पूरे नहीं किए, कुछ ऐसे डिसीजन जो उसने टाल दिए थे, और कुछ ऐसे गोल्स जिन पर उसने कभी एक्शन ही नहीं लिया। उसने अपनी डायरी निकाली और सारे ऐसे टास्क लिखने शुरू किए जिन्हें उसने कभी पूरा नहीं किया था। लिस्ट लंबी होती गई। कुछ पुराने ईमेल्स का रिप्लाई करना था, कुछ फ्रेंड्स से कॉल करने का प्लान था जो कभी हो ही नहीं पाया, एक प्रोग्रामिंग कोर्स जो उसने ज्वाइन किया था लेकिन आधे में ही छोड़ दिया था, कुछ ऐसे पर्सनल गोल्स जिनके बारे में सोचा था लेकिन कभी कुछ किया नहीं। जब उसने पूरी लिस्ट देखी तो उसे लगा जैसे उसके दिमाग में हर वक्त ये सब एक बैकग्राउंड नॉइज की तरह चल रहा था, जिसे वो कभी प्रॉपरली नोटिस नहीं कर रहा था। ये सारी इनकम्प्लीट चीजें उसे मेंटली एग्जॉस्टेड कर रही थी और वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि उसका दिमाग इतना हैवी क्यों महसूस करता है। उसने डिसाइड किया कि अब वो एक एक करके इन सारे पेंडिंग कामों को पूरा करेगा। सबसे पहले उसने वो ईमेल्स भेजी जो उसे महीनों पहले भेजनी थी। फिर उसने उन दोस्तों को कॉल किया जिनसे वो बहुत समय से बात नहीं कर पाया था। हर बार जब वो एक छोटा सा इनकम्प्लीट टास्क पूरा करता, उसे अपने दिमाग में कुछ सी रिलीफ महसूस होती। फिर उसने अपने पुराने कोर्स को देखा जो उसने आधा छोड़ दिया था। उसे याद आया कि जब उसने वो कोर्स शुरू किया था तब कितना एक्साइटेड था, लेकिन बीच में कुछ और अर्जेंट काम आ गए और उसने उसे टाल दिया था। उसने सोचा कि अगर वो इसे पूरा नहीं करना चाहता तो उसे ऑफिशियली ड्रॉप कर देना चाहिए, ताकि उसके दिमाग में ये एक ओपन लूप की तरह ना रहे। उसने कोर्स के डैशबोर्ड में जाकर देखा और सोचा, चलो कम से कम एक मॉड्यूल तो कंप्लीट कर लेता हूं, और उसने वो शुरू कर दिया। उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस काम को वो महीनों से टाल रहा था उसे बस स्टार्ट करने की देर थी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका माइंड पहले से ज्यादा क्लियर हो रहा था। अब जब वो अपने एक्चुअल गोल्स पर काम करता तो वो ज्यादा फोकस्ड महसूस करता। उसे पहले जो ओवरवेलमिंग लगता था वो कम होने लगा था। अब जब वो अपनी रिपोर्ट पर काम करता तो उसके दिमाग में रैंडम थॉट्स नहीं आते कि उसे किसी और पुराने काम को पहले करना चाहिए। एक दिन उसने अपनी डायरी खोली और नोटिस किया कि अब उसमें ज्यादा स्पेस खाली थी। उसके पुराने पेंडिंग टास्क लिस्ट के ज्यादातर आइटम अब कंप्लीट हो चुके थे। उसे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि वो अपनी लाइफ में कंट्रोल वापस ले रहा है। कुछ हफ्तों बाद जब वो अपने लैपटॉप पर एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा था तो उसने रियलाइज किया कि अब उसे पहले जैसा रेसिस्टेंस नहीं हो रहा था। उसने बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के फाइल ओपन की, अपनी कॉफी का एक सिप लिया और सीधे काम में लग गया। उसे अब समझ आ गया था कि जब तक उसके दिमाग में बहुत सारी अनकंप्लीटेड चीजें चलती रहेंगी तब तक वो किसी भी नए काम को पूरी एनर्जी से नहीं कर पाएगा। अब उसका सफर पूरा हो चुका था। वो प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर निकल आया था। ईशान को अब लगने लगा था कि उसने अपनी प्रोक्रास्टिनेशन की आदत पर काफी हद तक काबू पा लिया है, लेकिन कभी कभी जब कोई बड़ा और इंपॉर्टेंट टास्क सामने आता तब वो फिर से वहीं पुरानी आदतों में लौट जाता। काम करने बैठता, फिर एक रैंडम वीडियो देखने लगता या फिर बस इधर उधर की चीजों में उलझ जाता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि उसने खुद को इतना डिसिप्लिन बना लिया था। अब तक उसे लग रहा था कि प्रोक्रास्टिनेशन सिर्फ एक बैड हैबिट है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज थी। एक दिन उसने खुद से सवाल किया,
मैं सच में इस काम को अवॉइड करना चाहता हूं या इसके पीछे कोई और रीजन है। उसने गौर किया कि जब भी कोई नया चैलेंज आता तो उसके दिमाग में एक सटल सा डर पैदा हो जाता था। क्या मैं इसे ठीक से कर पाऊंगा? जब उसने अपनी पिछली आदतों को एनालाइज किया तो उसे एहसास हुआ कि उसकी प्रोक्रास्टिनेशन का एक बहुत बड़ा कारण सेल्फ डाउट था। उसे हमेशा लगता था कि वो जो भी करेगा वो उतना अच्छा नहीं होगा जितना होना चाहिए। उसे अपने कॉलेज के दिन याद आए जब वो कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में भाग लेता था। एक बार उसने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उसकी कोडिंग में एरर आ गई थी और उसने हार मान ली थी। उस दिन के बाद से वो हर बार किसी डिफिकल्ट टास्क को शुरू करने से पहले ही हिचकिचाने लगा था। उसे डर रहता था कि अगर उसने काम शुरू किया और गलती हो गई तो लोग जज करेंगे। यही सोच उसे एक्शन लेने से रोक देती थी। उसे एहसास हुआ कि प्रोक्रास्टिनेशन सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का इश्यू नहीं था, बल्कि उसके दिमाग के अंदर एक गहरा डर बैठा हुआ था। वो सिर्फ बोरिंग या डिफिकल्ट टास्क्स को अवॉइड नहीं कर रहा था, बल्कि वो उन सिचुएशन से बच रहा था जहां उसे अपनी कैपेबिलिटीज को प्रूव करना होता। कहीं ना कहीं वो फेल्योर को लेकर इतना कॉन्शियस हो गया था कि उसने रिस्क लेना ही बंद कर दिया था। अब जब उसे यह समझ आ गया कि उसकी प्रोक्रास्टिनेशन की जड़ क्या है, तभी उसके बदलाव की असली शुरुआत हुई। तो उसने इसे सही तरीके से हैंडल करने का फैसला किया। उसने सबसे पहले यह मान लिया कि हर बार परफेक्ट रिजल्ट देना जरूरी नहीं है। अगर कोई काम सही से नहीं होता तो इसका मतलब यह नहीं कि उसने पूरी कोशिश नहीं की। उसने खुद को याद दिलाया कि फेल्योर भी लर्निंग का एक पार्ट है। अब जब भी उसे किसी मुश्किल टास्क को शुरू करने में रेजिस्टेंस महसूस होता तो वह खुद से एक सिंपल सवाल पूछता, क्या मैं इस काम को जेन्युइनली नहीं करना चाहता या मैं सिर्फ इससे डर रहा हूं? अगर जवाब यह होता कि वह डर रहा है तो वह जानबूझकर खुद को उस डिस्कंफर्ट में डाल देता। उसने महसूस किया कि जब भी वह किसी डर का सामना करता तो वह धीरे धीरे कम होने लगता था। एक दिन उसकी कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट आया जिसमें उसे एक पूरी नई टेक्नोलॉजी पर काम करना था। पहले इंस्टिंक्ट के तौर पर उसने सोचा कि वह इस काम को कुछ देर बाद शुरू करेगा, लेकिन फिर उसने खुद से पूछा, क्या मैं इसे टाल रहा हूं क्योंकि मुझे यह बोरिंग लग रहा है या क्योंकि मुझे डर है कि मैं इसे ठीक से नहीं कर पाऊंगा? जवाब साफ था, उसे डर था कि वह इसे अच्छे से नहीं कर पाएगा। इस बार उसने अपनी स्ट्रेटेजी बदली। उसने खुद से कहा कि वह इस काम को सिर्फ 10 मिनट के लिए करेगा, बिना यह सोचे कि इसका आउटकम क्या होगा। उसने प्रोजेक्ट ओपन किया, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना शुरू किया और कोडिंग के कुछ बेसिक स्टेप्स लिखे। उसे लगा कि यह उतना भी मुश्किल नहीं था जितना उसने सोचा था। धीरे धीरे वह उस काम में इतना एंगेज हो गया कि घंटों बीत गए और उसे पता भी नहीं चला। अब उसे समझ आ रहा था कि असली प्रॉब्लम काम इटसेल्फ नहीं था, बल्कि उसका दिमाग जो पहले से ही डर बना लेता था। अब उसने अपनी पुरानी माइंडसेट को पूरी तरह से चेंज कर लिया था। वह जानता था कि प्रोक्रास्टिनेशन से पूरी तरह से छुटकारा पाना नामुमकिन है, लेकिन अब उसे इससे डील करना आ गया था। अब वह खुद को फेल्योर और मिस्टेक्स से बचाने के बजाय उनसे सीखने के लिए तैयार करने लगा था। एक दिन जब उसने अपनी डायरी खोली तो उसने नोटिस किया कि उसकी पुरानी टू डू लिस्ट्स में जितने भी अनफिनिश्ड टास्क्स थे वे अब पूरे हो चुके थे। उसका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा क्लियर था और अब उसे अपनी एबिलिटीज पर भरोसा भी होने लगा था। उसने रियलाइज किया कि असली बदलाव तब आता है जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं बल्कि उनकी जड़ तक जाकर समझते हैं। अब वह पहले जैसा नहीं रहा था। ईशान ने जब अपनी पुरानी आदतों पर नजर डाली तो उसे एहसास हुआ कि उसकी प्रोक्रास्टिनेशन की असली वजह सिर्फ डर या आलस्य नहीं थी, बल्कि एक और चीज थी जो बार बार उसे पीछे खींच रही थी, कंफ्यूजन। उसे अक्सर समझ ही नहीं आता था कि उसे करना क्या है। उसके सामने कई सारे टास्क्स होते, लेकिन वह तय नहीं कर पाता कि कहां से शुरू करें, किस चीज पर ज्यादा ध्यान दें और क्या सच में जरूरी है। कभी कभी वह पूरे दिन कुछ करने की सोचता रहता, लेकिन अंत में कुछ भी नहीं कर पाता। उसने अब तक प्रोक्रास्टिनेशन के कई कारणों को समझ लिया था, लेकिन उसे अब अपनी डायरेक्शन क्लियर करनी थी। उसने अपनी दिनचर्या को एनालाइज करना शुरू किया। वह नोटिस कर रहा था कि जब भी उसे कोई बड़ा काम करना होता तो वह सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन ढूंढता। कभी वह ईमेल्स चेक करने बैठ जाता, कभी सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगता और कभी कभी तो बिना वजह रैंडम चीजें गूगल करने लगता।
लेकिन जब उसने अपने बिहेवियर पर ध्यान दिया तो उसने एक पैटर्न देखा। जब भी उसे यह पता नहीं होता था कि उसे एग्जैक्ट क्या करना है, तो उसका दिमाग नेचुरली उन चीजों की तरफ भागने लगता जो आसान थी। यही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, लैक ऑफ क्लैरिटी। उसने एक दिन अपनी नोटबुक उठाई और लिखा, मुझे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कब होती है? जब उसने इस सवाल का जवाब खोजना शुरू किया तो उसे कुछ चीजें साफ दिखने लगी। पहला, जब कोई काम बहुत बड़ा या वेग होता तो उसे पता ही नहीं चलता कि उसे कहां से शुरू करना है। दूसरा, जब बहुत सारे छोटे छोटे टास्क्स इकट्ठा हो जाते तो वह ओवरवेल्म हो जाता और कुछ भी नहीं करता। तीसरा, जब उसके पास कोई क्लियर प्रायोरिटी नहीं होती तो उसका दिमाग हर काम को इक्वल इंपॉर्टेंस देने लगता और फिर वह कुछ भी नहीं कर पाता। अब उसे समझ आ चुका था कि अगर उसे अपनी प्रोडक्टिविटी और फोकस को इंप्रूव करना है तो उसे अपने गोल्स और टास्क्स को क्रिस्टल क्लियर बनाना होगा। उसने सबसे पहले अपने बड़े और वेग टास्क्स को तोड़ने का फैसला किया। पहले जब वह सोचता था मुझे इस प्रोजेक्ट पर काम करना है, तो यह बहुत जेनरिक लगता था और उसका दिमाग नेचुरली इसे टालने लगता था। लेकिन अब उसने इसे ब्रेक डाउन किया। आज मुझे इस प्रोजेक्ट का रिसर्च पार्ट कंप्लीट करना है, कल मुझे इसका फर्स्ट ड्राफ्ट लिखना है और परसों मुझे इसे रिफाइन करना है। इस तरीके से जब उसने अपने गोल्स को छोटे एक्शनल स्टेप्स में डिवाइड किया तो उन्हें शुरू करना बहुत आसान लगने लगा। दूसरी चीज जो उसने की वो थी प्रायोरिटी सेट करना। पहले वह रैंडमली कोई भी टास्क उठा लेता और फिर बीच में किसी और काम की तरफ ध्यान भटक जाता। लेकिन अब उसने हर सुबह 5 मिनट निकालकर सिर्फ यह सोचना शुरू किया कि उसकी टॉप 3 प्रायोरिटीज क्या हैं। यह सिंपल सा बदलाव उसकी प्रोडक्टिविटी को पूरी तरह बदलने लगा। अब जब भी वह काम करता तो उसे पता होता कि सबसे पहले किस चीज पर ध्यान देना है। इससे उसका माइंड क्लियर रहने लगा और वह ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगा। एक और चीज जो उसने अपनाई वह थी मेंटल क्लटर क्लीन अप। उसने ऑब्जर्व किया कि उसके दिमाग में हमेशा बहुत सारी चीजें चलती रहती थी। कभी उसे याद आता कि उसे किसी दोस्त को कॉल करना था, कभी उसे किसी पुराने ईमेल का रिप्लाई देने की चिंता होती, तो कभी कोई रैंडम आइडिया आ जाता जिसे वह भूलना नहीं चाहता था। पहले वह इन चीजों को सिर्फ अपने दिमाग में रखता था, लेकिन अब उसने एक सिंपल टेक्निक अपनाई, हर छोटे या बड़े थॉट को एक जगह लिखना। उसने एक नोटपैड रखना शुरू किया जिसमें वह दिन भर में आने वाले हर रैंडम थॉट को नोट कर लेता। इससे उसका दिमाग फ्री हो गया और जब भी वह किसी काम पर फोकस करता तो उसे बैकग्राउंड में चलने वाली बाकी चीजों की चिंता नहीं होती। धीरे धीरे उसने क्लैरिटी को अपनी डेली हैबिट बना लिया। अब जब भी उसे कोई नया काम मिलता तो वह सबसे पहले यह सोचता कि इसे सबसे छोटे स्टेप में कैसे डिवाइड किया जाए। अगर कोई टास्क अनक्लियर लगता तो वह पहले उसकी पूरी जानकारी लेता और फिर शुरू करता। उसे अब पता चल गया था कि जब भी उसके दिमाग में कंफ्यूजन होती थी तो उसका नेचुरल रिस्पॉन्स प्रोक्रास्टिनेशन होता था। लेकिन जब उसने अपनी टास्क्स या गोल्स को क्लियर कर दिया तो उसकी यह आदत खुद ही कम होने लगी। कुछ हफ्तों बाद उसने नोटिस किया कि अब उसकी लाइफ पहले से कहीं ज्यादा सॉर्टेड लग रही थी। उसकी पेंडिंग टास्क की लिस्ट छोटी हो गई थी, उसके डेली गोल्स क्लियर थे और सबसे बड़ी बात, उसे अब काम शुरू करने में रेजिस्टेंस नहीं होता था। उसे वह दिन याद आया जब वह हर काम को टालता रहता था और अब वह हर मॉर्निंग बिना किसी हेजिटेशन के अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क पर काम करना शुरू कर देता था। एक दिन जब उसने अपनी पुरानी नोटबुक उठाई तो उसने वह पेज देखे जिनमें उसने अपनी संघर्ष लिखी थी। देरी करना, आत्मसंदेह, भार, स्पष्टता की कमी। उसे एहसास हुआ कि उसने कितना लंबा सफर तय किया है। अब वह अपने गोल्स को लेकर कॉन्फिडेंट था, उसका दिमाग क्लटर फ्री था और सबसे बड़ी बात, उसे अब खुद पर भरोसा था। उसने नोटबुक बंद की, एक गहरी सांस ली और मुस्कुराया। उसकी जर्नी अब पूरी हो चुकी थी। ईशान को अब यह समझ आ गया था कि क्लैरिटी होने से ही काम आसान नहीं होता, बल्कि उसे पूरा करने के लिए डीप फोकस भी चाहिए। कई बार ऐसा होता था कि वह काम शुरू तो कर देता, लेकिन कुछ देर बाद ही उसका ध्यान भटक जाता। कभी फोन की कोई नोटिफिकेशन आ जाती, कभी कोई नया ईमेल दिख जाता, तो कभी उसके दिमाग में अचानक कोई और काम करने का ख्याल आ जाता। वह सोचता था कि बस 5 मिनट के लिए दूसरी चीज देख ले, लेकिन फिर वह 5 मिनट आधे घंटे में बदल जाते और उसका मोमेंटम टूट जाता। उसे एहसास हुआ कि अगर उसे अपनी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना है
तो उसे लेजर शार्प फोकस डेवलप करना होगा। उसने सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने का सोचा। उसने नोटिस किया कि उसका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन था उसका फोन। जब भी वह किसी काम में फंसता तो उसका दिमाग नेचुरली फोन की तरफ चला जाता। जैसे ही वह नोटिफिकेशंस चेक करता, फिर इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब और फिर किसी ना किसी रैंडम आर्टिकल में खो जाता। अब उसने अपने फोन को साइलेंट मोड पर रखना शुरू किया और काम करते समय उसे दूसरी तरफ रख देता। उसने कुछ प्रोडक्टिविटी एप्स भी इंस्टॉल की जो उसे फोकस बनाए रखने में मदद करती। इसके बाद उसने अपने वर्क एनवायरनमेंट पर ध्यान दिया। उसने देखा कि उसके डेस्क पर बहुत सारी चीजें होती थीं जो उसका ध्यान भटकाती थीं। कुछ पुरानी फाइलें, किताबें, रैंडम स्टिकी नोट्स और भी बहुत कुछ। उसने अपने वर्क स्पेस को क्लीन और मिनिमलिस्टिक बना लिया। उसने सिर्फ वही चीजें रखी जो उसके काम के लिए जरूरी थी। उसने गौर किया कि जब उसका वर्क स्पेस क्लटर फ्री होता था तो उसका दिमाग भी ज्यादा फोकस्ड फील करता था। इसके अलावा उसने एक नई टेक्निक अपनाई, डीप वर्क सेशंस। पहले वह मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करता था, लेकिन अब उसने सीखा कि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के बजाय उसे और ज्यादा स्कैटर्ड बना देती है। अब वह पोमोडोरो टेक्निक यूज करने लगा। 25 मिनट तक पूरा ध्यान लगाकर काम करता, फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेता। ये छोटी छोटी फोकस सेशंस उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने लगी। धीरे धीरे उसने इन सेशंस की ड्यूरेशन बढ़ानी शुरू की और अब वह 90 मिनट तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम कर सकता था। एक दिन उसने नोटिस किया कि उसका दिमाग बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, खासकर जब उसे कोई मुश्किल काम करना होता है। उसे समझ आया कि इसका कारण सिर्फ एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन नहीं थे, बल्कि उसके अंदर भी कुछ ऐसी मेंटल हैबिट्स थीं जो उसे फोकस करने से रोकती थीं। जैसे ही कोई मुश्किल या बोरिंग टास्क आता, उसका दिमाग ऑटोमेटिकली उस काम से हटने के लिए कोई बहाना ढूंढने लगता। उसने सोचा कि जब भी उसका ध्यान भटकेगा, वह खुद से एक सवाल पूछेगा, क्या यह अभी सच में जरूरी है? अगर जवाब नहीं होता तो वह तुरंत उस डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर कर देता और वापस काम पर आ जाता। अब जब भी वह काम करता तो वह अपने माइंड को कॉन्शियसली ट्रेन करने लगा कि वह डीप फोकस में रहे। उसने एक इंटरेस्टिंग टेक्निक अपनाई। क्या हर बार जब वह ध्यान भटकने लगता तो वह पॉज लेता और एक डीप ब्रीथ लेकर अपने काम पर वापस आ जाता। इस सिंपल टेक्निक ने उसकी अटेंशन स्पैन को बहुत इंप्रूव कर दिया। उसने यह भी नोटिस किया कि जब वह पूरा फोकस लगाकर काम करता था तो उसका आउटपुट भी पहले से कहीं बेहतर होता था। धीरे धीरे उसकी कंसंट्रेशन इतनी स्ट्रांग हो गई कि वह अब बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के घंटों तक डीप वर्क कर सकता था। पहले उसे काम करने के लिए मोटिवेशन ढूंढनी पड़ती थी, लेकिन अब काम खुद उसे खींचने लगा था। उसे वह सेटिस्फैक्शन मिलने लगी जो सिर्फ पूरी तरह से इमर्स्ड होकर काम करने से मिलती है। एक दिन उसने अपने पिछले कुछ हफ्तों का एनालिसिस किया और देखा कि अब वह बहुत कम समय में बहुत ज्यादा काम कर पाता था। उसे अब बार बार ब्रेक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ना ही हर छोटी चीज उसे डिस्ट्रैक्ट कर पाती थी। उसका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा शार्प और डिसिप्लिन्ड लग रहा था। उसने अब अपनी प्रोक्रास्टिनेशन की आखिरी जड़ को भी खत्म कर दिया था, लैक ऑफ फोकस। ईशान को अब तक समझ आ चुका था कि प्रोक्रास्टिनेशन सिर्फ आलस या डिस्ट्रैक्शन की वजह से नहीं होती, बल्कि उसके पीछे गहरे साइकोलॉजिकल कारण भी होते हैं। जब उसने अपनी पिछली आदतों पर नजर डाली तो उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी रुकावट उसके डर थे। वह अक्सर टाल मटोल इसलिए करता था क्योंकि उसे अंदर ही अंदर डर लगता था कि अगर उसने कुछ किया और वह गलत हो गया तो क्या होगा। अगर उसने किसी को कुछ नया प्रपोज किया और लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो, अगर उसने कोई बड़ा प्रोजेक्ट लिया और वह फेल हो गया तो उसकी मेहनत का क्या फायदा। इन सवालों ने उसे कई बार एक्शन लेने से रोका था। उसे अब अपने इन फियर्स को पहचानना और उनसे छुटकारा पाना था। उसने अपनी एक पुरानी डायरी निकाली और उसमें वो सभी काम लिखे जो उसने टाले थे। फिर उसने हर काम के सामने रीजन लिखा कि उसने उसे टालने का क्या एक्सक्यूज बनाया था। कुछ जगह लिखा था कहीं गलत ना हो जाए, कहीं लिखा था लोग क्या कहेंगे, और कहीं लिखा था अभी मेरा मन नहीं कर रहा। लेकिन जब उसने गौर किया तो उसने देखा कि ज्यादातर जगहों पर एक कॉमन थीम थी, डर कि वह अच्छा नहीं कर पाएगा, डर कि लोग उसे जज करेंगे, डर कि वह मेहनत करेगा लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। उसे समझ आ गया कि अगर उसे अपनी प्रोक्रास्टिनेशन पूरी तरह खत्म करनी है
तो उसे अपने डर का सामना करना होगा। उसने सबसे पहले अपने सबसे बड़े डर को एड्रेस करना शुरू किया, फेल्योर का डर। उसे याद आया कि जब उसने कॉलेज में अपनी पहली प्रेजेंटेशन दी थी तब वह कितना नर्वस था। उसे लगा था कि अगर वह एक भी गलती करेगा तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन जब प्रेजेंटेशन खत्म हुई तो उसे एहसास हुआ कि लोग उतना ध्यान ही नहीं देते जितना वह सोचता था। उसकी कुछ बहुत गलतियां भी किसी को याद नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद ये डर अब भी उसके साथ था। उसने एक नया तरीका अपनाया। हर बार जब उसे फेल्योर का डर लगता तो वह खुद से एक सवाल पूछता, अगर यह काम फेल भी हो गया तो क्या मैं इससे सीख सकता हूं? और जवाब हमेशा हाँ में होता। उसे एहसास हुआ कि हर फेल्योर कुछ ना कुछ सिखाता है और जब तक वह सीख रहा है तब तक वह आगे बढ़ रहा है। इसके बाद उसने क्रिटिसिज्म के डर को टैकल किया। उसे अक्सर लगता था कि अगर उसने कोई नई चीज शुरू की और लोग उसे पसंद नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर किसी ने उसकी मेहनत को नकार दिया तो? लेकिन फिर उसने गौर किया कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्हें भी क्रिटिसिज्म झेलना होता है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसे सब पसंद करें। उसने एक नई माइंडसेट अपनाई। लोगों का ओपिनियन मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मेरी मेहनत मेरे कंट्रोल में है। उसने सोचना छोड़ दिया कि लोग क्या कहेंगे और बस अपने काम पर ध्यान देने लगा। धीरे धीरे उसने देखा कि जब वह डर को इग्नोर करके काम करता था तो वह पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता था। पहले उसे हर काम करने में हेजिटेशन होती थी, लेकिन अब वह खुद को चैलेंज देने लगा। उसने एक दिन अपनी टीम के सामने एक बोल्ड आइडिया रखा जो पहले वह सिर्फ सोचता रहता था, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। उसे लगा था कि लोग उसे रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन सरप्राइजिंगली उसकी बात को सीरियसली लिया गया और उसके आइडिया पर काम शुरू हुआ। तब उसे एहसास हुआ कि उसका डर सिर्फ उसके दिमाग में था। असलियत में चीजें इतनी बुरी नहीं थी। अब उसने एक नई हैबिट बनाई। हर बार जब उसे किसी चीज को टालने का मन करता तो वो पॉज लेकर खुद से पूछता, क्या मैं इसे सिर्फ डर की वजह से टाल रहा हूं? अगर जवाब हां होता तो वो बिना ज्यादा सोचे एक्शन ले लेता। उसने समझ लिया था कि डर को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है एक्शन लेना। जितना वो अपने डर के खिलाफ जाता उतना ही वो डर कमजोर होता जाता। कुछ महीनों बाद उसने महसूस किया कि अब उसकी प्रोक्रास्टिनेशन की सबसे बड़ी वजह खत्म हो चुकी थी। उसे अब काम शुरू करने में हिचकिचाहट नहीं होती थी। उसे कोई नया आइडिया इंप्लीमेंट करने में डर नहीं लगता था, और सबसे बड़ी बात, उसे अब फेल्योर या क्रिटिसिज्म की चिंता नहीं सताती थी। वो पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट और फियरलेस बन चुका था। उसने अपनी आखिरी बड़ी रुकावट को भी पार कर लिया था और अब उसके रास्ते में कुछ भी नहीं था जो उसे रोक सके। ईशान अब अपने डर पर काबू पा चुका था, लेकिन उसे एक और चैलेंज महसूस हुआ, कंसिस्टेंसी की कमी। उसने कई बार महसूस किया था कि जब उसका मूड सही होता था तब वो बहुत अच्छे से काम करता था, लेकिन जैसे ही कोई बाहरी डिस्ट्रैक्शन आती या एनर्जी कम होती तो उसका मोमेंटम टूट जाता। उसे समझ आ गया कि अगर उसे अपनी प्रोग्रेस को स्टेडी रखना है तो उसे एक दैनिक दिनचर्या बनानी होगी जो उसके लक्ष्यों को समर्थन करे। उसने अपने दिन की शुरुआत से बदलाव करने का फैसला किया। पहले उसकी सुबह काफी रैंडम होती थी। कभी देर से उठता, कभी जल्दी, कभी नाश्ता करता, कभी स्किप कर देता। इससे उसका पूरा दिन अनप्रेडिक्टेबल हो जाता था। अब उसने तय किया कि वो हर दिन एक ही समय पर उठेगा और अपने दिन की शुरुआत एक क्लियर स्ट्रक्चर के साथ करेगा। उसने एक सिंपल मॉर्निंग रूटीन बनाई। उठने के बाद सबसे पहले कुछ स्ट्रेचिंग, फिर 10 मिनट की मेडिटेशन और उसके बाद एक जर्नल में अपने दिन के टॉप 3 गोल्स लिखना। इससे उसे हर सुबह क्लैरिटी मिलती कि उसे दिन भर क्या करना है। फिर उसने अपने काम करने के तरीके पर ध्यान दिया। पहले वो बिना किसी फिक्स्ड शेड्यूल के काम करता था, जिससे कभी वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाता तो कभी बहुत कम। अब उसने टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक अपनाई। हर टास्क के लिए एक फिक्स्ड टाइम स्लॉट तय कर लिया। उसने देखा कि जब उसे पता होता था कि कौन सा काम कब करना है तो वो ज्यादा डिसिप्लिन के साथ काम कर पाता था। उसने अपने सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यों को सुबह के समय रखा, जब उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती थी, और मीटिंग्स या ईमेल्स को दिन के दूसरे हिस्से में शिफ्ट कर दिया। उसने ये भी नोटिस किया कि एक स्ट्रक्चर्ड डे के बावजूद मोटिवेशन हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी कभी मन करता था कि सब कुछ छोड़कर बस आराम किया जाए, लेकिन अब उसने एक नई अप्रोच अपनाई।
मोटिवेशन पर भरोसा मत करो, डिसिप्लिन बिल्ड करो। उसने देखा कि जब वो बिना सोचे समझे बस अपनी रूटीन को फॉलो करता था तो धीरे धीरे उसका दिमाग उस शेड्यूल का आदी हो गया और उसे काम करने के लिए किसी एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी। अब वो हैबिट ड्राइवन हो चुका था, ना कि मूड ड्राइवन। शाम को उसने एक विंड डाउन रूटीन भी बना ली। पहले वो रैंडमली लेट नाइट तक कुछ भी करता रहता, कभी सोशल मीडिया, कभी टीवी, कभी कोई मूवी। लेकिन अब उसने तय किया कि वो सोने से पहले 1 घंटे का स्क्रीन फ्री टाइम रखेगा। वो या तो कोई अच्छी किताब पढ़ता या अगले दिन की प्लानिंग करता। इससे उसकी नींद भी बेहतर होने लगी और अगले दिन के लिए उसकी एनर्जी भी हाई रहती। धीरे धीरे उसकी डेली रूटीन इतनी नेचुरल हो गई कि अब उसे कॉन्शियसली एफर्ट नहीं लगाना होता था। उसे एहसास हुआ कि एक स्ट्रॉन्ग रूटीन ही उसकी प्रोडक्टिविटी और फोकस को बनाए रखने की थी। अब वो बिना सोचे समझे कंसिस्टेंट प्रोग्रेस कर पा रहा था और प्रोक्रास्टिनेशन का कोई मौका ही नहीं था। उसके अंदर अब वो डिसिप्लिन आ चुका था जो किसी भी बड़े गोल को अचीव करने के लिए जरूरी होता है। ईशान ने अब तक अपने प्रोक्रास्टिनेशन के लगभग हर पहलू को समझ लिया था और उन पर काम भी कर रहा था। डर से निपटना सीख लिया था, डेली रूटीन बना ली थी। लेकिन उसे महसूस हुआ कि कभी कभी उसके अंदर एक अजीब सी उलझन बनी रहती थी। ऐसा लगता था जैसे दिमाग में हर समय बहुत सारी चीजें चल रही हैं, पेंडिंग टास्क्स, फ्यूचर गोल्स, छोटे छोटे काम जो बीच में रह गए थे। उसे लगने लगा कि जब तक उसका दिमाग क्लियर नहीं होगा तब तक वो पूरी तरह फोकस नहीं कर पाएगा। उसने अपनी डायरी उठाई और उन सभी चीजों की लिस्ट बनाने लगा जो अधूरी रह गई थी। पुराने प्रोजेक्ट्स, पढ़ाई की अधूरी किताबें, पेंडिंग ईमेल्स, यहां तक कि छोटे छोटे पर्सनल काम जो वो महीनों से टालता आ रहा था। जब लिस्ट पूरी हुई तो उसे एहसास हुआ कि उसके दिमाग में क्लटर कितना ज्यादा था। इस मेंटल क्लटर की वजह से ही वो हमेशा ओवरवेलम्ड महसूस करता था और कभी कभी बिना वजह थकान महसूस होती थी। अब उसने एक सिंपल स्ट्रेटेजी अपनाई, एक बार में एक चीज खत्म करो। उसने सबसे पहले छोटे छोटे डाले हुए टास्क्स पूरे करने शुरू किए। पुरानी ईमेल्स क्लियर की, अनरीड मैसेजेस का जवाब दिया, अपनी वर्क डेस्क को ऑर्गेनाइज किया और यहां तक कि वो किताबें भी पढ़नी शुरू की जो उसने सालों से अनटच्ड छोड़ रखी थी। हर बार जब वो कोई अधूरा काम खत्म करता तो उसे अजीब सा सेटिस्फैक्शन मिलता। धीरे धीरे उसने अपने बड़े टास्क पर भी काम करना शुरू किया। उसने अपने सभी गोल्स को फिर से देखा और उन पर क्लैरिटी लाने की कोशिश की। पहले वो बस वेग तरीके से सोचता था कि उसे आगे क्या करना है, लेकिन अब उसने अपनी प्रायोरिटीज डिफाइन करनी शुरू की। उसने हर गोल को छोटे स्टेप्स में तोड़कर एक प्रॉपर एक्शन प्लान बनाया। अब उसे हर दिन पता होता था कि उसे क्या करना है और उसकी डिसीजन मेकिंग पहले से कहीं ज्यादा शार्प हो गई थी। एक दिन उसने गौर किया कि उसकी प्रोक्रास्टिनेशन लगभग खत्म हो चुकी थी। अब वो खुद से बहाने नहीं बनाता था, काम को टालता नहीं था और सबसे बड़ी बात, वो हर चीज में क्लैरिटी महसूस करता था। उसके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आ चुका था। उसने समझ लिया था कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ ज्यादा काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि सही चीजों पर फोकस करने और एक क्लियर माइंडसेट रखने के बारे में है। अब जब वो अपने जीवन की तरफ देखता तो उसे महसूस होता कि उसने एक लंबा सफर तय किया है। एक समय था जब वो काम टालता रहता था, खुद पर डाउट करता था और अपने डर के आगे हार मान लेता था। लेकिन अब वो अपने हर एक्शन को कंट्रोल करता था। उसे एहसास हुआ कि असली बदलाव बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आता है। जब इंसान अपने दिमाग की उलझनों को सुलझा लेता है तो बाहर की दुनिया अपने आप आसान लगने लगती है। ईशान को अब पता था कि आगे चाहे कोई भी चैलेंज आए, वो उसे प्रोक्रास्टिनेशन में फंसे बिना हैंडल कर सकता है। उसने न सिर्फ अपनी आदतें बदली थीं, बल्कि खुद को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लिया था। उसकी जर्नी यहीं खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब उसकी असली ग्रोथ शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद समरी एंड तक सुनने के लिए।